नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कहानी इंसान जिंदा रहेंगे के दूसरे पार्ट में। अब हमारा यान प्रेक्सिमा बी प्लैनेट की तरफ जा रहा है। यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि हमारे सौरमंडल और अल्फा सेंटोरी के बीच की दूरी 5 प्रकाश वर्ष की है और हमारे यान की स्पीड प्रकाश से लगभग 10 गुना कम है। इसलिए हमारे यान को वहां तक पहुंचने में लगभग 50 वर्ष लगेंगे। इस वक्त यान में जो कोई भी सफ़र कर रहा है उनमें से ज़्यादातर लोगों की प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो जाएगी। प्रेक्सिमा बी यानी हमारी मंजिल पर हमारे यात्रियों की अगली पीढ़ी पहुंचेगी। यान में सभी लोग अपने परिवार के साथ सफ़र कर रहे हैं और हर परिवार को कम से कम 2 बच्चे पैदा करना अनिवार्य है ताकि यान को चलने में चाहे जितना भी समय लगे कभी भी यात्रियों की संख्या घटने ना पाए। हमें चलते हुए 45 वर्ष बीत चुके हैं। बहुत से लोगों की अपनी प्राकृतिक मृत्यु हो चुकी है और बहुत से बच्चे भी बड़े होकर ट्रेनिंग करके विभिन्न कामों को संभाल रहे हैं। जब उन्होंने पृथ्वी को छोड़ा था तो लगभग 10,000 लोग चले थे। अब लगभग 11,000 लोग हो गए हैं। अब जबकि हम प्रेक्सिमा बी पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं, उससे पहले वैज्ञानिकों ने प्रेक्सिमा बी की सतह पर एक सर्चिंग रोबोट भेजा ताकि पहले ही पता चल जाए कि इस ग्रह पर कोई खतरा तो नहीं है तथा जीवन के लिए उपयोगी माहौल है या नहीं है। अब रोबोट प्रेक्सिमा बी पर उतर चुका है और उसने डेटा भेजना शुरू कर दिया है। उसके डेटा से ये पता चलता है कि इस प्लैनेट की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अलावा इस ग्रह के आधे हिस्से में हमेशा अंधेरा रहता है और आधे हिस्से में हमेशा उजाला रहता है। उसकी सतह पर पानी नहीं है। वर्तमान में किसी भी प्रकार के जीवन की कोई भी संकेत नहीं दिख रहे हैं और इसके अलावा इस ग्रह पर सूरज की रोशनी थोड़ा तेज पड़ती है क्योंकि ये हमारी पृथ्वी के मुकाबले अपने सूरज से काफ़ी नज़दीक है, लेकिन हमारे सूरज के मुकाबले इसका सूरज लगभग 10 गुना छोटा है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसके अलावा उनको ये भी पता चल जाता है कि इस सौरमंडल में बहुत सारे ग्रह और उपग्रह और भी मौजूद हैं जिनके ऊपर और अधिक रिसर्च की जा सकती है जो कि हमारे और काम आ सकती है। इन सारी जानकारियों के मिलने के बाद वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस ग्रह को जीवन के अनुकूल बनाया जा सकता है क्योंकि इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। उसके अलावा जो चीज़ें चाहिए उनको वैज्ञानिक अपने अनुसंधानों द्वारा तैयार कर सकते हैं। तो फिर तय ये होता है कि हमारे जहाज़ को वहाँ पर उतारा जाएगा जहाँ पर अंधेरे तथा उजाले का किनारा हो ताकि दोनों ही भागों में आराम से रिसर्च की जा सके। यान को अंधेरी तथा उजली सतह के बॉर्डर पे उजली सतह पर उतार दिया जाता है ताकि उसमें लगे सोलर पैनल चार्ज होते रहें। यान के उतरने के बाद भी लोगों को भीतर ही रहने का आदेश दिया गया है और केवल सिलेक्टेड लोगों को ही बाहर निकलने दिया जा रहा है उनके काम के अनुसार, क्योंकि वहाँ का वातावरण धरती के वातावरण की अपेक्षा काफ़ी हल्का है और ऑक्सीजन यहाँ के वातावरण में मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसें भरी हुई हैं और इसका तापमान लगभग 50 डिग्री है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसें यहाँ बहुत अधिक मात्रा में हैं। यानी कि इस ग्रह पर लगभग हमारे शुक्र ग्रह की तरह के हालात हैं। इसका वातावरण उससे हल्का है जो कि जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ठीक है। अब यान के उतरने के बाद सभी वैज्ञानिक मिलकर यह प्लान बनाते हैं कि हम लोग सही ज़मीन देखकर वहाँ पर ग्रीन हाउस बनाएंगे और खेती करेंगे
ताकि खाने का इंतजाम इसी ग्रह पर हो सके, यान के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। और पेड़ पौधों के द्वारा ऑक्सीजन भी पैदा होगी और कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी और वायुमंडल में थोड़ा भारीपन भी आएगा, जिससे जल वाष्प के अंतरिक्ष में जाने की संभावना कम हो जाएगी और अंतरिक्ष की रेडिएशन धरती पर कम आएगी। अब तक सभी लोग अपने यान से पृथ्वी से लाए गए पानी को ही यूज़ कर रहे हैं। उस पानी को अंतरिक्ष यान के बाहर खेती जैसे कामों में यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वायुमंडल हल्का होने के कारण पानी भाप बनकर अंतरिक्ष में उड़ सकता और पानी का सीमित स्टॉक कम हो सकता है। इसलिए उनको हर हाल में इसी ग्रह पर पानी ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो पेड़ पौधे तथा खेती का काम नहीं हो पाएगा। ग्रह की सतह पर पानी मौजूद नहीं है, ये तो उनको पहले ही पता चल गया था, बस बारी थी जमीन के नीचे चेक करने की। तो फिर वैज्ञानिकों की टीम निकल पड़ी और बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार उनको वहां से लगभग 1000 किलोमीटर की दूर जमीन से लगभग 100 मीटर नीचे पानी होने की संभावना मिलती है। फिर वहां पर एक ग्रीन हाउस का निर्माण करके आवश्यक गहराई पर बोरिंग की जाती है और उसका पानी ग्रीन हाउस के अंदर रखा जाता है ताकि भाप बनकर वह बाहर न निकल जाए। पानी निकलने के बाद उन लोगों ने खेती शुरू कर दी। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, आधे भाग में हमेशा दिन रहता है और आधे भाग में हमेशा रात रहती है। इस वजह से हमारे पेड़ पौधों को हमेशा सूर्य की रोशनी मिलती रहती है, तो सभी पेड़ पौधे तथा फसलें धरती के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं और अधिक मात्रा में ऑक्सीजन बनाने लगते हैं। उपयोग से अधिक ऑक्सीजन होने पर खुले वातावरण में छोड़ दी जाती है। इस तरीके से हमें ऑक्सीजन को धीरे धीरे बढ़ाने का भी एक तरीका मिल गया है। अब उनको इसी काम को और आगे बढ़ाना है, जिसके लिए उनको और जगहों पर ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर पानी ढूंढना पड़ेगा, जिससे अधिक मात्रा में खेती की जा सके और अनाज तथा ऑक्सीजन का उत्पादन और ज़्यादा तेजी से किया जा सके। और ऐसा करने के लिए वो सब पूरी तरह से लग जाते हैं। धीरे धीरे वो उस ग्रह पे ऐसी सैकड़ों जगहों का पता लगा लेते हैं जहाँ पर भूमिगत पानी होता है। वहाँ पहले की ही तरह ग्रीन हाउस बनाते जाते हैं और खेती और पेड़ों की संख्या को बढ़ाते जाते हैं। अब जबकि 10 साल हो चुके हैं और खेती और पेड़ों की वजह से ऑक्सीजन इतनी मात्रा में वातावरण में पहुंच चुकी है कि अब मनुष्य खुली हवा में सांस ले सकता है और खेती भी बिना ग्रीन हाउस के इस्तेमाल के की जा सकती है, क्योंकि अब वातावरण इतना घना हो गया है कि पानी को अंतरिक्ष में जाने से रोक सकता है। अब तक इस नई धरती, जिसका नाम उन लोगों ने पृथ्वी 2 रख दिया है, वो मानवों के रहने के योग्य हो गई है। अब जबकि वो इस ग्रह के लगभग पूरे उजाले भाग का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अंधेरे भाग में कुछ खास खोज नहीं हो पाई है और उसके अलावा वो सभी ऊर्जा के नाम पर केवल सूरज पर ही निर्भर कर रहे हैं, जबकि अब उनको खनिज पदार्थों की भी आवश्यकता महसूस हो रही है, जैसे पेट्रोलियम, लोहा, तांबा, कोयला आदि। पूरे ग्रह के उजाले भाग में भी खोज करने पर उनको खनिज पदार्थों के होने की कोई संभावना नहीं दिखी, तो फिर उन्होंने मजबूरी में अंधेरे भाग में ढूंढने का फैसला किया। मगर अंधेरे भाग में किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करने में एक समस्या है। वो समस्या ये है कि हमारी ज़्यादातर मशीनें सोलर एनर्जी से चलती हैं और उन्हें बार बार चार्ज करने के लिए उजाले में जाना पड़ता है। लेकिन फिर भी उन लोगों ने बहुत मेहनत करके लगभग 2 साल तक पता लगाने की कोशिश की, मगर उनको कहीं पर भी किसी भी प्रकार के खनिज पदार्थ मिलने की कोई संभावना नहीं दिखी। लेकिन खनिजों के बिना ज़्यादा दिनों तक काम नहीं चल सकता।
ये वे सभी लोग जानते थे और अब मजबूरी में वे अपने आसपास के ग्रहों तथा उल्काओं पर सर्च करने के लिए सोचने पर मजबूर थे। अब वैज्ञानिकों की टीम आखिरकार अपने समीपवर्ती ग्रह प्रोक्सिमा ए पर जाने की योजना बना रही है। सबसे पहले उस ग्रह पर एक रोबोट भेजा जाता है। जब वहां पर रोबोट पहुंचता है तो पहुंचने से पहले नष्ट हो जाता है और किसी को यह पता नहीं चलता कि ऐसा क्यों हुआ। फिर वो लोग वहां पर एक सैटेलाइट भेजते हैं जो कि ग्रह के चारों ओर घूमकर जानकारी देता है। जब वो सैटेलाइट अपनी फोटो भेजना शुरू करता है तो सभी लोग देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वहां पर डायनासोर जैसे जीव बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं। उसके अलावा वहां पर पेड़ पौधे, ऑक्सीजन तथा अन्य चीजें भी हैं जो कि हमें पृथ्वी 2 पर तैयार करने में बहुत समय लगा था। और उनको ये भी पता चलता है कि उनका रोबोट क्यों खराब हो गया था, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडलीय दबाव बहुत अधिक है, इसलिए उस दबाव के कारण रोबोट टूट गया। अब वैज्ञानिकों के लिए यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है कि इस ग्रह पर किस प्रकार काम किया जाए। और इसी के साथ हमारी कहानी इंसान जिंदा रहेंगे का दूसरा पार्ट खत्म होता है। अब अगले पार्ट में हम जानेंगे कि इस नए ग्रह पर जिसका नाम प्रोक्सिमा ए है, उस पर वैज्ञानिकों ने क्या क्या ऐसे काम किए जिससे कि हम उस पे जा पाए और उसके संसाधनों को यूज कर पाए। अगला पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।